हेलो बच्चों। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2026 में फिजिक्स में आए हुए वो सवाल जो मुझे लगता है कि एनटीए को बोनस करने चाहिए या फिर ऐसे सवाल जो थोड़े से डाउटफुल हैं जिनमें आंसर में करेक्शन होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सवाल है जनवरी 22 शिफ्ट 1 में आया हुआ सवाल। थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5। इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है और बिल्कुल उसके पास में कॉन्वेक्स लेंस के बाजू में कॉन्केव लेंस रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। फिर ये बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने 10 सेंटीमीटर दूर रखा कॉन्वेक्स लेंस से। इस वाले सिचुएशन में मैग्नीफिकेशन निकालना है जिसको M1 कह रहे हैं। फिर इस राइट साइड वाले लेंस को पहले वाले लेंस से 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया और नई सिचुएशन में फिर से मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है। दोनों मैग्नीफिकेशन का रेशो पूछा गया है। तो देखें, पहले मैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लूँगा। 1/f इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से अपने पास 20 LCM आ जाएगा और 9, तो फोकल लेंथ आ जाएगी 20/9 सेंटीमीटर। अब एक सिंगल लेंस मानते हुए लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। f आया है 20/9। ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1/10 बन के यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 20/7। तो मेरा मैग्नीफिकेशन आ जाएगा v/u फॉर्मूले से मॉड की बात कर रहा हूँ, मॉड लगाते हुए 2/7। ये पहली सिचुएशन की बात हो गई। सेकंड केस में जब राइट साइड वाले लेंस को 1 सेंटीमीटर दूर सरका देंगे तो कॉन्वेक्स लेंस तो एज इट इज था, कॉन्केव लेंस को ऐसे कर दिया। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर पर, इसकी फोकल लेंथ 5 थी, तो इस वाले लेंस से जो इमेज बनेगी उसका कोऑर्डिनेट +10 आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन इस वाले लेंस से जो आएगा, नेट मैग्नीफिकेशन की बात अभी नहीं कर रहा मैं, वो आ जाएगा आपके पास मॉड के साथ 1 आ जाएगा। अब इस लेंस ने इमेज 10 पर बनाई, यहाँ पर ये जो इमेज बनी है इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/v माइनस 1/, ये 1 था तो ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट +9 हो जाएगा। इसके लिए 1/f, यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। 1/v आ जाएगा मेरे पास 1/9 माइनस 1/4, LCM 36 आ जाएगा तो -5 आ जाएगा। इमेज का कोऑर्डिनेट -36/5। तो जो मैग्नीफिकेशन आएगा उसको मैं m' बोल रहा हूँ। इस लेंस से जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो आ जाएगा v/u। v आया 36/5, u था 9, मॉड लगाते हुए लिख रहा हूँ 4/5। तो पूरे सिस्टम ने जो टोटल मैग्नीफिकेशन क्रिएट करा वो m इंटू m' हो जाएगा, दोनों का मैग्नीफिकेशन का प्रोडक्ट। इससे 1 आया था, इससे 4/5, तो जो सेकंड केस का मैग्नीफिकेशन आ रहा है वो आ रहा है 4/5 मॉड लगाते हुए। तो अगर रेशो निकालें, m1 था 2/7 अपॉन 4/5, उसको पलट के लिख दें तो मेरा आंसर आना चाहिए 5/14। लेकिन आप देख सकते हैं एक भी ऑप्शन में 5/14 नहीं है, तो एनटीए को ये सवाल बोनस करना पड़ेगा या ड्रॉप करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है डिफ्रैक्शन पर बेस्ड सवाल। इसमें सारे ऑप्शंस में, सारे स्टेटमेंट में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, आपको पता है कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो 2λ/d/a होती है, जहाँ पर a जो है स्लिट विड्थ है और d जो है वो कार्डबोर्ड से स्क्रीन तक का सेपरेशन है। अब आप देखें a में लिखा है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेज, ये वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम वेवलेंथ को इंक्रीज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये तो सही लिखा हुआ है। अगर ए सही हो गया तो बी वाला फिर गलत हो जाएगा, ये गलत हो चुका है। सी में लिखा है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इंक्रीज होगी डिक्रीज इन स्लिट विड्थ, अगर मैं इस ए को डिक्रीज करता हूँ तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब सी सही हो गया तो डी वाला गलत हो जाएगा। ई में लिखा है ब्राइटनेस ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इंक्रीजेज फॉर डिक्रीज इन वेवलेंथ, अगर मैं वेवलेंथ को कम करता हूँ तो इससे दो बातें होंगी। एक तो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी, साथ साथ वेवलेंथ को कम करने से जो लाइट आएगी, जो फोटोन्स आएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो फोटोन्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी और कम एरिया पर वो एनर्जी आ रही होगी तो ब्राइटनेस अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि इसके सही जो ऑप्शंस या स्टेटमेंट होने चाहिए वो ए वाला स्टेटमेंट सही है, सी सही है, ई सही है। लेकिन आप देख सकते हैं एक भी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब एनटीए को ये सवाल भी बोनस करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन इसके स्टेटमेंट 1 में एनटीए ने गड़बड़ की है। एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन r1 टू पोजीशन r2 अंडर ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F वेक्टर
कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड एफ वेक्टर, वर्क डन बाय फोर्स, अब कुछ नहीं बोला है तो यही माना जाएगा कि वर्क डन बाय दैट कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। अदरवाइज दूसरा मीनिंग वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसके अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वो भी मीनिंग हो सकता था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है नहीं। अब मुझे पता है किसी भी फोर्स के द्वारा किया गया वर्क इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, तो अगर ऐसा लिखा होता तो स्टेटमेंट सही होता, लेकिन इस माइनस की वजह से मेरा कहना है कि ये गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होना चाहिए, और दूसरा स्टेटमेंट तो इसमें फॉल्स है ही सही, तो वो आंसर आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। तो ये वाला बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर फॉल्स, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। जबकि एनटीए ने इसका आंसर दिया है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इस सवाल में एनटीए से मिस्टेक तो हुई है, पर गलती से उनकी जो मिस्टेक है वो कंपनसेट हो जाएगी, आंसर पे फर्क पड़ेगा नहीं। कंसेप्ट इतना सा है कि इन प्लेट्स के बीच में हमको जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है वो कैलकुलेट करना है। एनटीए ने आंसर जो दिया है एग्जैक्ट आंसर 8, वो तब आएगा जब मैं गलती करूं। कैसे? अगर मैं इस पूरी स्लैब का कैपेसिटेंस सपोज C1 कह दूं, इसके कैपेसिटेंस को C2 कहूं, इसके कैपेसिटेंस को C3 कहूं, फिर C2 और C3 को पैरेलल कॉम्बिनेशन मानकर C2 प्लस C3 लिख लूं, और उसके साथ C1 का सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इनटू C1 अपॉन इनका समेशन कर दूं। इससे अगर आप सॉल्व करके देखोगे तो 8 आंसर आएगा, जबकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं है क्योंकि इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट आता है, आप जानते होंगे ये बात। तो इसमें सही तरीका ये होना चाहिए था कि C1 का भी आधा टुकड़ा देखना है, ये वाला C1/2, और उसके साथ C2 को सीरीज़ में लेना है, इन दोनों को सीरीज़ में पहले। सेम ऐसे C1/2 और C3 को सीरीज़ में लेना है, ये वाला सीरीज़ में, ये वाला सीरीज़ में, उससे जो इक्विवेलेंट आएगा फिर इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ में लेना है। तो उससे सॉल्व करने पर आंसर लगभग 7.8 के आसपास आता है। अगर नियरेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 ही माना जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि इसमें एनटीए का जो आंसर है वो हो सकता है एनटीए चेंज नहीं करे। चलिए, ये है डायोड का सवाल, जीना डायोड का। इसमें तो खैर एनटीए ने गलती मानी है और सवाल को ड्रॉप कर दिया, पर फिर भी गलती ये हुई है इसमें। उन्होंने बोला है कि इस RS की वैल्यू बताओ, और डेटा क्या गिवन है देखो, ये पोटेंशियल ड्रॉप 25 वोल्ट बताया गया है, इसके अक्रॉस जो जीनर वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, इसमें जो डिजायर्ड करंट है वो 5 मिली एम्पियर है, और लिखा है कि इसमें जो करंट जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका 4 गुना जा सकता है। तो इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है जीनर में जाने वाला, उसकी रेंज में कह सकता हूँ 0 से 20 मिली एम्पियर तक हो सकती है। अब अगर 5 वोल्ट का ड्रॉप आ गया 25 में से, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो 20 वोल्ट का आएगा। तो मैं इस RS के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इक्वल्स टू उसमें जाने वाला करंट, RS में जाने वाला करंट इनटू RS की वैल्यू। अब आप देखो, अगर मैं इसका मैक्स करंट ले लूँ तो यहाँ पर जा रहा है 20, यहाँ जा रहा है 5, मतलब यहाँ से 25 मिली एम्पियर आ रहा था। तो अगर ये करंट अपनी मैक्स वैल्यू पर आ जाए तो यहाँ से जो RS आएगा वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर आ जाएगा, जो कि 800 ओम आएगा। और अगर RS की अपन मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करें, मतलब इस करंट को मिनिमम रखें, अगर इसमें 0 करंट जाए, 5 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से 5 मिली एम्पियर करंट आएगा। तो यहाँ पर आप 5 रख के देखें तो जो RS आएगा वो अपनी मैक्स वैल्यू पर आ जाएगा, और वो आएगा 4000 ओम। तो इसमें RS की एक रेंज आनी चाहिए 800 ओम से लेकर 4000 ओम तक। इस वजह से एनटीए को ये ड्रॉप करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है एरर का सवाल, टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, पोटेंशियोमीटर हालांकि जेईई मेंस में नहीं है, लेकिन पोटेंशियोमीटर एक सर्किट की तरह ही तो होता है। तो जेईई मेंस में कहा तो उन्होंने ये कि नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछा है उन्होंने। अब पोटेंशियोमीटर में अगर मैं एक अननोन सेल E1 को बैलेंस करता हूँ L1 लेंथ पर, तो इक्वेशन हम जानते हैं ये होती है जहाँ x का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। फिर मैंने किसी दूसरे सेल को बैलेंस करा जिसकी बैलेंस लेंथ L2 आई। फिर ये बोल रहे हैं कि इन EMFs का जो रेशो है उसमें मैक्सिमम एरर निकालनी है, तो इसका रेशो L1/L2 आएगा। अब इस रेशो के अंदर एरर निकालने के लिए मैं इस रेशो को Z नाम दे देता हूँ। लॉग लेके डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या बनेगा, dz/z 100 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, इक्वल्स टू dL1/L1 इंटू 100 प्लस dL2/L2 इंटू 100, जैसा कि एरर के सवालों में आप लोग करते होंगे मैक्सिमम एरर निकालने के लिए। ये है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट दे रखा है 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह 1 डाल दें। L1 है 200 सेंटीमीटर,
ये लीस्ट काउंट अगेन 1 सेंटीमीटर, ये है 150 सेंटीमीटर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1.16 आएगा। ये आएगा dz/z इंटू 100, इतना परसेंट। जबकि आप देख सकते हैं कि एक भी ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो एनटीए को ये सवाल भी बोनस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हालांकि एक बार तो बोल रहे हैं कि ब्लॉक स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आ रहे हैं, फिर लिखा हुआ है कि t बराबर 0 पर ब्लॉक को हमने अपवर्ड मोमेंटम दिया, उसको वेलोसिटी v दी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है u, लिखा हुआ है u, लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट्स वेलोसिटी बिकम 0। अब ब्लॉक ऊपर जाएगा, कभी ना कभी उसकी वेलोसिटी एक मोमेंट के लिए 0 होगी। ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड मुझे पता करना है। मान लेते हैं s है, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड इक्वेशन लिखूंगा, उससे मेरे पास u की वैल्यू सॉरी s की वैल्यू निकालिए ना, u² अपॉन 2g साइन थीटा जी, क्योंकि ब्लॉक पर इधर mg साइन थीटा लग रहा है तो ब्लॉक का रिटार्डेशन g साइन थीटा है। पर आप देख सकते हैं ऐसा लिखा हुआ किसी भी ऑप्शन में नहीं है। हालांकि u²/2g cos थीटा फिर भी लिखा हुआ है, लेकिन सही आंसर ये होना चाहिए। तो अगेन एनटीए को ये भी बोनस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 300 जूल हीट दी गई गैस को, तो अगर मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई करूं, ये 300 है। वर्क डन बाय गैस यहाँ लिखा है वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन बाय गैस 0 होगा। डेल्टा यू आ जाएगा मेरे पास, F/2 CP गिवन है, तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाएगी, F/2 NR डेल्टा टी है 20 से 50 का अंतर। मेरा कहना इतना सा है कि आप आराम से यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं गैस के। लेकिन देखें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मास ऑफ गैस। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल पता कर चुका हूँ, उसको मैं गैस का मास बाय मोलर मास लिख भी दूंगा, और मुझे ये कैलकुलेट करना है तो कहीं ना कहीं से मुझे मोलर मास रिक्वायर्ड है। पर क्वेश्चन में कोई भी मोलर मास की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इस सवाल में भी हम आंसर तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि मोलर मास नहीं पता हो। तो बच्चों ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे लगता है कि एनटीए को बोनस करनी चाहिए या फिर अपने आंसर में करेक्शन करना चाहिए। आप ज़रूर इनको चैलेंज करें, क्योंकि आपने भी देखा है कि कुछ क्वेश्चंस का डेटा गड़बड़ है, कुछ क्वेश्चंस में आंसर में करेक्शन है। तो एनटीए मुझे उम्मीद है कि इनमें करेक्शन ज़रूर करेगा। तो जेईई में सेकंड अटैम्प्ट के लिए बच्चों बहुत बहुत आपको बेस्ट ऑफ लक। खूब लग के पढ़ाई करें और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप अपने अंदर ला सकते हैं अगर इन 2 महीनों में आप बहुत मेहनत करेंगे। थैंक यू।